Children, class 10th, we are continuing the second lesson of economics, sectors of Indian economy. Here we had studied three types of sectors: primary, secondary and tertiary sectors. The various production activities in primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. Also the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. Next step is therefore to see how much goods and services are produced. कितने goods and services produce होते हैं and how many people और कितने लोग each sector में काम करते हैं. In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment. मतलब किसी एक सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, कम एम्प्लॉयमेंट हो सकता है. किसी सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है. How do we count? So the question is, how do we count the various goods and services and know the total production in each sector? तो देखो बच्चों, the formula is very simple कि हम लोग फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को ही ऐड करते हैं. ये यहाँ जो बहुत क्लियरली लिखा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इन्हीं को काउंट करते हैं. ठीक है. अब देखो क्या है. फॉर एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल 10,000 kgs ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट 8 पर kg, रुपीज़ 8 पर kg. तो 10,000 kgs मतलब द वैल्यू ऑफ व्हीट विल बी 80,000 रुपीज़ 80,000. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स एट रुपीज़ 10 पर कोकोनट विल बी 50,000. इसी तरह से सिमिलरली द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप. रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है? दैट देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक. क्या प्रिकॉशन लेना है? Not every good and services that is produced and sold needs to be counted. हर goods और service को count नहीं करना है. क्या count करना है? Only include the final goods and services. For example, एक farmer है, ठीक है, who sells wheat to a flour mill at 8 rupees per kg. ठीक है. The mill grinds the wheat and sells the flour to a biscuit company at 10 rupees per kg. तो ये हम 8 और 10 को ऐड नहीं करेंगे. द बिस्किट कंपनी यूजेस इस फ्लावर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स. तो हम शुगर और फ्लावर भी ऐड नहीं करेंगे. हम क्या ऐड करेंगे? ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है. तो क्या है? इट सेल्स द बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर्स फॉर ₹60, मतलब 15 रुपीज़ पर पैकेट. बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स, दैट इज गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स. तो hence क्या है? द वैल्यू ऑफ ₹60 फॉर बिस्किट्स इज द फाइनल गुड विच ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फ्लावर, शुगर, व्हीट, सब कुछ. ठीक है. तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि वो चीज़ हम फिर बार बार ऐड करेंगे. इसलिए वी ओनली टेक द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. Okay, over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories आने लगी. ठीक है. बहुत बहुत सालों से नए मेथड्स धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और फैक्ट्रीज डेवलप होने लगी. जो लोग पहले फार्म्स पे काम करते थे, अब वो फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे लार्ज नंबर्स में. ठीक है. ऐसा हम लोगों ने हिस्ट्री वाले चैप्टर में भी पढ़ा है. People began to use more and more goods that were produced in factories at cheap rates. ठीक है. इसीलिए प्राइमरी सेक्टर जो है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर्स हैव चेंज विद इन ईयर्स. अब देखो पिछले 100 सालों में क्या देखा गया कि शिफ्ट हो गया है फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज. हम लोगों की कंट्री एक डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है. लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा
डेवलप हो गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, और बहुत वर्किंग लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर्स इन इंडिया? अब हम कैसे ये देखें? ओवर द ईयर देयर हैज बीन सिमिलर चेंजेस इन पैटर्न ऑब्जर्व इन द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अब चलो देखते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि एक ये और एक ये ग्राफ, दो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। जीडीपी बाय प्राइमरी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। पिछले वीडियो में हमने जीडीपी के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो अब हमको क्या दिखाई दे रहा है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में 73-74 में क्या दिखाई दिया कि बहुत थोड़ा थोड़ा जीडीपी था, लेकिन वही 2013 और 14 आते आते मतलब 50 साल बाद क्या देखा गया कि जो टर्शरी सेक्टर है वो देखो इतना बढ़ गया है ना, कहाँ जरा सा था, है ना। फिर सेकेंडरी सेक्टर भी बहुत बढ़ गया और प्राइमरी सेक्टर तो बढ़ा ही बढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, कि ये आखिर टर्शरी सेक्टर होता क्या है और ये इतना क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, देखो टर्शरी सेक्टर जो है उसने प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को भी रिप्लेस करना शुरू कर दिया। आखिर ये टर्शरी सेक्टर में आते क्या हैं? तो बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन। देखो आप हॉस्पिटल्स में नर्सेज या बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, अपने शाहजहाँपुर में भी खुल गए हैं, और भी दिल्ली वैली जैसे जगहों पे जो कैपिटल सिटीज़ हैं या लखनऊ, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। जितने बड़े हॉस्पिटल उतनी ही ज़्यादा उसमें सर्विसेज, उतनी ज़्यादा नर्सेज, उतना ज़्यादा स्टाफ, उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स, है ना। 4th क्लास एम्प्लॉयज़ और डॉक्टर्स, बहुत हाई लेवल के एम्प्लॉयज़ सब चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स चाहिए, है ना। वैसे ही शाहजहाँपुर अब एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया है, तो फिर इसीलिए टर्शरी सेक्टर में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सभी क्या हैं? ये बेसिक सर्विसेज हैं और ये टर्शरी सेक्टर में आती है। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। दूसरी बात क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स द डेवलपमेंट ऑफ दीज सर्विसेज। जो हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ये टर्शरी सेक्टर कैसे डेवलप होए, है ना। जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, है ना, कि अगर हमारे खेतों में अनाज पैदा नहीं होगा तो कैसे ट्रांसपोर्ट जाएगा, कैसे स्टोर होगा। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर्स देयर वुड बी डिमांड फॉर सच सर्विसेज। अगर हमारे खेत में गेहूँ हुआ ही नहीं तो हम ट्रक क्यों बुलाएंगे, तब हम फ़ोन क्यों यूज़ करेंगे किसी को बेचने के लिए, वही चीज़ है ना। थर्ड, इनकम लेवल्स राइज, है ना। इनकम भी बढ़ जाती है जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, तो और इसीलिए बहुत सी सर्विसेज लेने लगते हैं। जैसे बाहर अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग मेंबर्स हैं तो दे 5 डेज़ अ वीक है उनका, और वो बहुत थके हारे, एक दिन तो रेस्ट करते हैं घर में, दूसरे दिन वो सोचते हैं थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, थोड़ा शॉपिंग की जाए या थोड़ा बाहर खाना खाया जाए। या अब टूरिज़्म बहुत डेवलप हो गया है ना। जब छुट्टियां मिलती हैं, 4-6 दिन की छुट्टियां मिलती है, इतनी बिजी लाइफ में आदमी सोचता है चलो कोई हिल स्टेशन घूम आए या और कोई आसपास बहुत अच्छा कुछ है देखने वाला वहाँ, तो दिस इज़ टूरिज़्म, है ना। प्राइवेट स्कूल्स बढ़ गए हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बढ़ गए हैं, सब प्राइवेट, है ना। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन द सिटीज़, स्पेशली इन बिग सिटीज़। फिर चौथी बात क्या है? Over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. तो पिछले
कुछ पास्ट डिकेड मतलब 10-20 सालों में क्या देखी गई, नई सर्विसेज जैसे कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, जैसे 3G से 4G, पहले 2G चलता था फ़ोन में नेटवर्क, फिर अब क्या है 3G चला, फिर अब 4G, अब 5G आ रहा है। तो द प्रोडक्शन इन दी सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग शार्पली। इन चैप्टर 4 हम लोग इसके और एग्जाम्पल्स देखेंगे। However, we must remember that not all the service sector is growing equally well. Service sector in India employs many different kinds of people. At the end, there are limited number of services. तो अभी भी हमारे यहाँ limited number of services हैं that employs highly skilled and educated workers. अभी भी छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, बहुत रिपेयर पर्सनस हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सनस हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं हु बेली मैनेज टू अर्न अ लिविंग। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, जैसे नंबर 3, नंबर 4, इसी तरह से इसके पहले पेज पर क्या हमने देखा, नंबर 2 है ना, फर्स्ट देखो यहाँ फर्स्ट सेकंड, तो यू मेक स्मॉल पॉइंट्स है ना, क्या है क्वेश्चन, स्मॉल पॉइंट्स, और ये एक लॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन होगा, व्हाई इज टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। तो दिस इज योर होमवर्क। Why are most people, वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, आखिर सबसे ज़्यादा कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। तो अब हम एक ग्राफ देखेंगे यहाँ पे, जीडीपी वाला ग्राफ। अब 73-74 शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी और परसेंट है ना, 2073-74 में और 2013 और 14, ठीक है। तो देखो यहाँ पे परसेंट दिखाई दे रहा है कि अब हमको दिखाई दे रहा है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर कम हो गया है, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा और टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा बढ़ा है इन कंपैरिजन टू 73-74, ठीक है। और अगर हम देखेंगे शेयर इन द सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट मतलब काम, लेकिन किस में सबसे ज़्यादा है, अभी भी काम सबसे ज़्यादा हमको एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम करते हुए लोग दिखेंगे, लेकिन सबसे कम हमको पैदावार उसी में होती है, मतलब सबसे कम पैसा उसी में पैदा होता है। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में ज़्यादा पैसा पैदा होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेकिन उसमें कम है। ऐसा एग्जाम्पल आप एक समझ लीजिए, शायद पिछले सालों में भी हमने आप लोगों को ये एक एग्ज़ाम्पल बताया है कि एक डेयरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेयरी एक आदमी चलाता है जिसमें वो 4 एम्प्लॉयज़ रखता है, उसकी 10 गाय भैंसे हैं मिलाकर, तो और वो उसके यहाँ कम से कम 10 लीटर दूध रोज़ होता है, 10 नहीं ज़्यादा होएगा, जब 10 गाय भैंसे हैं तो कम से कम उसके यहाँ 25 लीटर दूध होना चाहिए, 25 से 30 लीटर। तो हम लोग एक एग्जांपल मान लेते हैं कि 25 लीटर्स दूध वो जो है सुबह बेचता है और 25 शाम बेचता है, मतलब वो 50 लीटर्स दूध एवरी डे बेचता है, ठीक है। तो 50 रुपीज़ के हिसाब से उसका कमाई हो गई 2500 है ना, 50 लीटर बेचता है और 50 लीटर्स बेचता है, तो 2500 रुपये वो रोज़ कमाता है। लेकिन ये 2500 रुपये में उसने कितने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, 4 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, जिनको वो 3000 रुपये महीना देता है, ठीक है। जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं, एक रफ़ कॉपी में नोट करते जाओ तो तुम्हें समझ में आएगा स्टेप वाइज, ठीक है। तो एक आदमी के पास डेयरी है जिसमें कितनी उसने 10 भैंस और गाय रखी हुई हैं, ठीक है। 50 लीटर्स मिल्क डेली होता है, 50 रुपीज़ पर लीटर वो बेचता है, इस हिसाब से 25 रुपये का दूध वो डेली बेचता है, ठीक है। उसके पास 4 एम्प्लॉयज़। अब 2500 रुपये के हिसाब से अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें 30 दिन, तो कितने हो गए 375,
75,000 रुपये, 75,000 रुपीज़ वो कमाता है। लेकिन अब उसके पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको वो 5-5 हज़ार रुपये महीना देता है। तो कितने हो गए? अगर वो एंड ऑफ द मंथ देखेगा तो 20,000 उसको अपने एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को 20,000, तो अब उसके पास बचे 55,000। अब 55,000 में कम से कम 20,000 रुपये का वो दाना पानी अपने गाय भैंसों के लिए लाएगा। ठीक है, और साथ में वो उनको टीके वगैरह बीच बीच में बीमार हो जाती हैं उसका 5,000 और रख लो, तो प्लस 5,000 बीमारी हारी का उनके रख लो कि कोई भैंस बीमार हो गई किसी, तो 25,000 रख लो। अब इतने 25,000 जब उसने निकाल दिए 55,000 में से, तो कितने बचे? 30,000 बचे इसको। ठीक है, तो एक महीने में उसकी कमाई हो रही है 30,000 रुपये इतनी मेहनत के बाद। ठीक, अब यही अगर वो क्या करे कि केवल 10 लीटर बेचे दूध, 10 लीटर दूध बेचे केवल रोज़ और 40 बेच दे। ठीक है, तो एक महीने में कितना आएगा? 10 × 50 रोज़ का 500 और इंटू 30 तो 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये तो इनका दूध का आ रहा है। अब इसने बाकी 40 लीटर दूध से रोज़ उसने क्या बनाना शुरू किया? रोज़ उसने मक्खन बनाना शुरू किया। ठीक है, उसने एक प्रोसेसिंग प्लांट ले लिया है जिसमें वो मक्खन बनाता है या घी बनाता है। आप घी ले लो सिर्फ। ठीक है, तो वो रोज़ घी बनाता है। रोज़ उसका कम से कम 4 किलो घी इससे बनता है। 40 लीटर से वो उनका 5 किलो घी बन जाता है। ठीक है, 5 केजी घी बन जा रहा है उसका। 5 केजी घी जो है, 1 केजी जो है वो कम से कम 500 रुपीज़ का मिलेगा। तो 1 केजी घी जो है वो 500 रुपीज़ का। ठीक है, या हम 400 ले लेते हैं, हम मान अपना हिसाब लगाते हैं। 400 रुपीज़ हमने सपोजिंग बेचा, तो 4, 5 और 5 तो 2,000 का तो रोज़ उसका घी बिकने लगा। ठीक है, अब इसी तरह से 2,000 को अगर हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया? 60,000। ठीक है, आई सपोज़ घी की कीमत हमने कम लगा दी है, इसमें बहुत कम, 600 रुपीज़ पर केजी रख लो। ठीक है, 600 रुपीज़ पर केजी रख लो, तो 6 5 30,000 ये हुआ, 3,000 एक दिन का ये हुआ, और 3 3 90,000। तो इस हिसाब से अगर ऐड करो 90,000 और 15,000, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना उसको 75,000 जब उसको टोटल मिल रहा था पहले, अब उसको मिलने लगा 115 है ना, 1,15,000 ऐसा ही मिलने लगा। तो देखो सेकेंडरी सेक्टर में जाते ही, मतलब अभी उसने बहुत कुछ नहीं किया है, तब भी उसकी कमाई एकदम से 30,000 रुपये बढ़ गई। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हो, अगर ये इसी तरह से अगर मक्खन बनाता तो, और मक्खन जैसे अमूल डेयरी है ना, तो अमूल तो एक बहुत बड़ी डेयरी हो गई है इस समय, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। तो अगर अमूल मक्खन को देखो तो इसी तरह से वो किसी ने किसी समय 4 6 8 लोगों के से मिलकर ही काम शुरू किया होगा, और आज वो इतना प्रॉस्परस हो गया है, इतना रिच हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी कम टू, so we have completed this topic and we'll do it next, we will do it tomorrow.